चलिए आज चलते हैं एक सफर पर। एक ऐसा सफर जो हमें भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग 1000 साल के इतिहास में ले जाएगा। ये शक्ति, उत्तराधिकार और विरासत की एक महागाथा है। एक ऐसी कहानी जिसने असल में आज के भारत की नींव रखी। 957 साल। जी हाँ, सही सुना। जरा सोचिए, इतने लंबे अरसे में कितनी पीढ़ियां आई होंगी और चली गई होंगी, कितने ही शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ होगा और पतन भी। तो इतनी बड़ी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटा है। इससे सत्ता का ये पूरा खेल समझना आसान हो जाएगा। तो ये 3 चरण समझिए कि हमारी इस पड़ताल का रोड मैप है। इसको एक रोमांचक रिले रेस की तरह भी देख सकते हैं। सत्ता की रिले रेस, जहां हर दौर में मशाल एक नए धावक के हाथ में जाती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए देखते हैं कि इस रेस की शुरुआत आखिर की किसने। तो रेस शुरू होती है पहले दौर के धावकों से। ये वो शुरुआती दावेदार थे जिन्होंने पूरे भारत में अपनी ताकत की नींव डाली। ये इस दौर के पहले खिलाड़ी थे जो अपनी पहचान बनाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो सबसे पहले नजर डालते हैं पूरब की तरफ, पाल राजवंश पर। गोपाल ने इस राजवंश की नींव रखी थी और इन्होंने न सिर्फ पूर्वी भारत में अपनी शक्ति का झंडा गाड़ा, बल्कि बौद्ध धर्म को भी काफी बढ़ावा दिया। ये उनकी एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक देन थी। अच्छा, अब पूरब से चलते हैं पश्चिम की ओर। यहां एक और बड़ी ताकत थी, प्रतिहार। और इनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी सिंध के पार से हो रहे अरब हमलों को रोकना। देखिए, यह सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, नहीं, इसने तो उत्तर भारत की राजनीति और संस्कृति की दिशा ही तय कर दी, और इसका असर आने वाली कई सदियों तक रहा। और उसी दौर में दक्कन में राष्ट्रकूट एक जबरदस्त ताकत बनकर उभरे। उनकी सांस्कृतिक विरासत, अरे वो तो आज भी एलोरा के शानदार कैलाश मंदिर के रूप में जिंदा है। ये मंदिर उनकी शक्ति और कला दोनों का एक बेजोड़ नमूना है। और इस पहले दौर के आखिरी बड़े खिलाड़ी थे दक्षिण के चोल। और इनकी ताकत का राज क्या था? इनकी जबरदस्त नौसेना, इतनी ताकतवर कि इन्होंने न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि दूर दूर तक समुद्री रास्तों पर भी अपना दबदबा कायम कर लिया था। तो अब तक हमने देखा कि सत्ता कई अलग अलग शक्तियों के बीच बटी हुई थी, लेकिन अब इस दौर में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। रिले रेस की मशाल अब किसी एक बहुत ताकतवर और केंद्रीय शक्ति के हाथ में जाने वाली थी। और यहीं से शुरू होती है कहानी दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत का दौर, बाप रे, राजनीतिक रूप से बहुत उथल-पुथल वाला था। सोचिए, सिर्फ 320 सालों में एक दो नहीं बल्कि 5 अलग-अलग राजवंशों ने दिल्ली पर राज किया। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और फिर लोदी। ये इतनी तेजी से जो बदलाव हो रहे थे, वो यही दिखाते हैं कि उस जमाने में दिल्ली की गद्दी पर टिके रहना कितना मुश्किल काम था। और हां, हर राजवंश अपनी एक अलग छाप जरूर छोड़कर गया। और फिर सल्तनत का अंत हुआ एक बहुत ही निर्णायक लड़ाई से। साल था 1526 और जगह थी पानीपत का मैदान। यहां आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी की हार हुई। लेकिन यह सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये तो एक पूरे युग का अंत था। सत्ता की मशाल वो अब एक नए और बहुत ही ताकतवर दावेदार के हाथ में आ चुकी थी। और बस यहीं से हम अपनी रिले रेस के आखिरी और सबसे लंबे दौर में कदम रखते हैं। ये था मुगलों का युग, एक ऐसा राजवंश जिसने आने वाली कई सदियों तक इस पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर लिखकर रख दी। देखिए, मुगल साम्राज्य की कहानी असल में उसके बड़े बड़े बादशाहों की कहानी है। बाबर ने इसकी नींव रखी तो अकबर ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति से इसे एक बहुत मजबूत आधार दिया। फिर शाहजहां का दौर आया तो वास्तुकला वो तो अपने चरम पर पहुंच गई। और औरंगजेब के समय में साम्राज्य इतना फैला जितना पहले कभी नहीं फैला था। मतलब हर बादशाह ने इस विरासत में अपना एक नया पन्ना जोड़ा। तो ये जो 957 साल की लंबी दौड़ चली, इसका नतीजा क्या हुआ? क्या इसका असर सिर्फ इतिहास की किताबों में ही सिमट कर रह गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पूरे दौर की विरासत वो आज भी हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारी इमारतों में हर जगह जिंदा है। इस दौर ने भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस्लाम का प्रसार हुआ जिससे समाज का ताना बाना बदला। आर्किटेक्चर के नए नए स्टाइल आए जिसने शहरों का चेहरा ही बदल दिया। शासन चलाने के तरीकों में सुधार हुए और कला संस्कृति के मेलजोल से एक बिल्कुल नई पहचान बनी। सच कहें तो ये सारे बदलाव मिलकर ही उस भारत की नींव बनाते हैं जिसे हम आज जानते हैं। नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां गुलाम बादशाह बने। हम बात कर रहे हैं दिल्ली पर हुकूमत करने वाले मामलूक वंश की, इसके जबरदस्त उत्थान और उतने ही नाटकीय पतन की।
तो इस कहानी की शुरुआत एक बड़े अजीब से सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि पोलो खेलते वक्त हुई एक मौत दिल्ली में 84 साल तक चलने वाले एक पूरे साम्राज्य को जन्म दे दे? सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगता है ना? लेकिन मामलुक वंश की शुरुआत की सच्चाई, यकीन मानिए, यही थी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मामलुक आखिर है क्या। देखिए, ये एक अरबी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब होता है गुलाम। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये कोई मामूली गुलाम नहीं थे। ये असल में ऐसे सैनिक थे जो गुलाम तो थे, पर इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी काबिलियत, अपनी मिलिट्री स्किल्स के बल पर फौज और सियासत में बहुत बड़े बड़े ओहदों तक पहुंच गए। तो चलिए, कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, एक पोलो खिलाड़ी का वंश, और देखते हैं कि कैसे एक हादसे ने, एक एक्सीडेंट ने, एक पूरे साम्राज्य की बुनियाद रख दी। इस वंश की नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और दिलचस्प बात यह है कि वो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। गुलाम से सेनापति बने, और जैसे ही गोरी की मौत हुई, ऐबक ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। एक गुलाम से अब दिल्ली का सुल्तान। ऐबक का शासनकाल वैसे तो काफी छोटा था, पर इस छोटे से टाइम में ही उन्होंने दिल्ली सल्तनत की एक बहुत मजबूत बुनियाद रख दी थी। उनकी दरियादिली के किस्से इतने मशहूर थे कि लोग उन्हें लाख बख्श कहते थे, मतलब लाखों का दान देने वाला। मशहूर कुतुब मीनार का काम भी उन्हीं ने शुरू करवाया था। और हाँ, उस वक्त उन्होंने लाहौर को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था। और फिर आता है साल 1210। ये वही साल है जो हमें हमारे शुरुआती सवाल पर वापस ले जाता है। इसी साल पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। सोचिए, एक अचानक हुई मौत जिसने एक नए दौर का आगाज कर दिया। तो ऐबक ने बुनियाद तो रख दी, पर उस बुनियाद पर एक शानदार इमारत खड़ी करने का काम किसी और ने किया। चलिए, अब मिलते हैं इस सल्तनत के असली आर्किटेक्ट से, जिसने इस साम्राज्य को असल में बनाया और संवारा। ये थे इल्तुतमिश। उनका काम करने का तरीका बड़ा सिस्टमैटिक था, स्टेप बाय स्टेप। पहला काम उन्होंने क्या किया? सल्तनत की सरहदों को महफूज किया। फिर दूसरा स्टेप, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे प्रशासन को ऑर्गेनाइज किया। और तीसरा, सबसे जरूरी, मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी आर्थिक स्थिरता लाई। इल्तुतमिश के इनोवेशंस वाकई गेम चेंजर थे। एक तरफ उन्होंने मंगोल हमलों से सल्तनत को बचाया, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरी तरफ उन्होंने एकता सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया। उन्होंने ही 40 तुर्क सरदारों का एक पावरफुल ग्रुप बनाया, जिसे चालीसा कहा गया। इतना ही नहीं, करेंसी में भी सुधार किए, चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया। और हाँ, कुतुब मीनार को पूरा करवाने का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो उस जमाने के लिए, आप सोचिए, बिल्कुल अनोखा था। एक ऐसी चीज जो पहले कभी नहीं हुई थी। दिल्ली के तख्त पर एक अकेली औरत। ये दौर था पावर और परंपरा के बीच एक सीधी टक्कर का। उनका नाम था रज़िया सुल्ताना, हिंदुस्तान की पहली और आखिरी महिला सुल्तान। यह अपने आप में इतनी बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट थी कि इसने उस वक्त के समाज और सियासत में, समझिए, एक भूचाल ला दिया था। रज़िया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वही तुर्क सरदार थे, वही चालीसा। प्रॉब्लम क्या थी? रज़िया पर्दे के पीछे से हुकूमत नहीं कर रही थीं। वो मर्दों की तरह खुलेआम दरबार लगाती थीं, सीधे अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करती थीं और काबिलियत के हिसाब से फैसले लेती थीं। लेकिन ये बात उन सरदारों के गले नहीं उतर रही थी। एक औरत उन पर हुक्म चलाए, ये उन्हें अपनी बेइज्जती लगती थी। रज़िया के बाद एक दौर आया कमजोर शासकों का, और फिर सल्तनत की बागडोर आई एक ऐसे सुल्तान के हाथ में जिसने हुकूमत करने का पूरा अंदाज ही बदल डाला। ये दौर था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का, मतलब शक्ति और सख्ती के जोर पर राज करने का। और वो सुल्तान था बलबन। उसकी फिलॉसफी एक लाइन में समझी जा सकती है। वो कहता था, सुल्तान जमीन पर खुदा का साया है। इसे ही जिले इलाही का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस एक लाइन से ही बलबन की सोच साफ हो जाती है कि राजा का अधिकार सीधे ऊपर से मिलता है और वो सबसे ऊपर है। तो बलबन ने अपनी इस ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को एक्शन में कैसे लाया? सबसे पहला और सबसे बड़ा काम उसने किया चालीसा को खत्म करना। उन 40 सरदारों के ग्रुप की पावर को उसने बिल्कुल कुचल दिया। फिर उसने एक पावरफुल स्पाई नेटवर्क बनाया।
जासूसों का जाल, बॉर्डर्स को मंगोल हमलों से बचाने के लिए मजबूत किया। और दरबार में उसने ऐसी दहशत बनाई कि सबसे पूरी तरह से वफादारी की मांग की। लेकिन कहते हैं ना, जब सारी ताकत एक ही इंसान के हाथ में हो तो उसके बाद क्या होता है। यही मामलूक वंश के साथ हुआ। बलबन के जाते ही इस वंश का पतन इतनी तेजी से हुआ कि सब देखते रह गए। तो चलिए अब देखते हैं इस साम्राज्य का अंजाम कैसे हुआ। एक पावर वैक्यूम और एक खूनी अंजाम। देखिए, इस पतन के बीज पहले से ही बोए जा चुके थे। बलबन ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी। इसका मतलब था कि उसके बाद सिस्टम में कोई था ही नहीं जो चीज़ों को संभाल सकता। गद्दी पर बैठे कमज़ोर और नाकाबिल उत्तराधिकारी, और इसका फ़ायदा उठाया सरदारों ने, जिनके बीच साजिशों और धोखाधड़ी का खेल शुरू हो गया, जिसने इस वंश की जड़ें खोखली कर दी। और ये सब कितनी तेज़ी से हुआ, इसका अंदाज़ा इस टाइमलाइन से लगाइए। 1287 बलबन की मौत होती है और एक पावर वैक्यूम बन जाता है। अगले 3 साल यानी 1287 से 1290 तक कमज़ोर उत्तराधिकारी आते हैं जो बगावत कर रहे सरदारों पर काबू नहीं पा पाते। और फिर 1290 में खिलजी क्रांति होती है जो मामलुक वंश का नामो निशान मिटा देती है। सिर्फ 3 साल में सब खत्म। नमस्ते, आज हम इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की बात करने वाले हैं जो था तो छोटा लेकिन बहुत ही ड्रामेटिक और पावरफुल था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खिलजी वंश की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ऐसा राजवंश जिसने लगभग पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया था, वो सिर्फ 4 साल के अंदर बिखर कैसे गया। चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत ही होती है खून खराबे और एक अचानक हुए तख्ता पलट से, और यहीं से आने वाले एक क्रूर दौर की नींव रखी जाती है। बात है 1290 की। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत के आखिरी ममलुक सुल्तान कैकुबाद की हत्या कर दी और गद्दी पर कब्जा कर लिया। अब देखिए, ये सिर्फ एक राजा का बदलना नहीं था, यह दिल्ली की पूरी पावर डायनामिक्स का बदलना था, और इसी को इतिहास में खिलजी क्रांति का नाम दिया गया। और मजे की बात यह है कि इस वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन, वो स्वभाव से काफी नरम था, जो कि एक सुल्तान के लिए सच कहें तो बहुत ही घातक साबित हुआ। और उसकी इसी नरमी का फायदा उठाया उसके ही महत्वाकांक्षी भतीजे अलाउद्दीन ने। उसने जलालुद्दीन की हत्या की और एक कहीं ज्यादा क्रूर और ताकतवर शासक के तौर पर सामने आया। और बस यही से इस कहानी के मेन कैरेक्टर अलाउद्दीन खिलजी का दौर शुरू होता है। वो इंसान जिसने अपनी मिलिट्री ताकत के दम पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन अपना साम्राज्य फैलाने से पहले अलाउद्दीन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, मंगोलों का खतरा। उसने ना सिर्फ उनके एक के बाद एक हमलों को नाकाम किया, बल्कि उन्हें ऐसी करारी हार दी कि वो हिंदुस्तान के एक डिफेंडर के तौर पर स्थापित हो गया। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि अलाउद्दीन की जीत की रफ्तार कितनी तेज थी। उत्तर में चित्तौड़ जैसे मशहूर किले से लेकर दक्षिण में मदुरै के अमीर राज्यों तक उसके साम्राज्य का विस्तार ऐसा था जो पहले कभी देखा नहीं गया था। तो चलिए अब मिलिट्री जीत से आगे बढ़ते हैं और उन जबरदस्त और क्रूर सिस्टम्स पर नजर डालते हैं जो अलाउद्दीन में अपने इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए बनाए थे। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी परमानेंट आर्मी का खर्चा कैसे उठाया जाए, वो भी बिना अपने साम्राज्य को दिवालिया किए। देखिए, ये एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, और अलाउद्दीन के सुधार सिर्फ नीतियां नहीं थी, बल्कि हर बड़े विजेता के सामने आने वाली इस बड़ी प्रॉब्लम का एक जीनियस सॉल्यूशन था। और अलाउद्दीन का सॉल्यूशन था मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। ये एक तरह की क्रांतिकारी इकोनॉमिक सिस्टम थी। इसका मकसद सीधा सा था, अनाज से लेकर घोड़ों तक हर जरूरी चीज की कीमत फिक्स कर दो, ताकि सैनिकों को कम सैलरी में भी अपना गुजारा चलाने में कोई दिक्कत ना आए। और ये सिस्टम काम कैसे करता था? ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड था। सबसे पहले हर चीज की कीमत तय कर दी गई। फिर इन कीमतों को लागू करवाने के लिए शहना-ए-मंडी नाम का एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया। और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए जासूसों का एक मजबूत नेटवर्क भी था। मतलब उस जमाने में इकोनॉमी पर इतना कंट्रोल ये पहले कभी नहीं देखा गया था। और इससे पता चलता है कि उसकी सोच कितनी आगे की थी। उसने दाग और चेहरा सिस्टम शुरू किया। ये एक तरह से 14वीं सदी का मिलिट्री आईडी सिस्टम था। दाग सिस्टम घोड़ों की ब्रांडिंग के लिए था, ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो, और चेहरा सिस्टम हर सैनिक का पूरा ब्यौरा रखता था। मकसद साफ था,
करप्शन को जड़ से खत्म करना और एक लॉयल प्रोफेशनल आर्मी बनाए रखना। लेकिन लोहे जैसी मजबूत इच्छा शक्ति से बना ये साम्राज्य आखिर ताश के पत्तों की तरह ढह कैसे गया? क्योंकि इसका पतन भी इसके उदय जितना ही नाटकीय था। सिर्फ 30 साल। जी हाँ, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन खिलजी वंश का पूरा राज उसके इतने जबरदस्त असर के बावजूद सिर्फ 30 साल ही चला। और ये देखिए पतन की कहानी। जिस साम्राज्य को बनाने में दशकों लगे, वो सिर्फ 4 साल में बिखर गया। 1316 में अलाउद्दीन की मौत हुई और पावर का वैक्यूम बन गया। उसके बाद जो भी आए वो इतने कमजोर थे कि पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तो सवाल ये है कि ये इतनी जल्दी गिरा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ एक इंसान की ताकत पर टिका था, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद कोई भी उसके जैसा काबिल नहीं आया। दरबार में साजिशें आम हो गईं और जो साम्राज्य इतनी मेहनत से खड़ा किया गया था वो अपने बनाने वाले के बिना टिक ही नहीं सका। तो आखिर में चलिए खिलजी वंश की विरासत और उससे मिलने वाले सबक पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल देखिए, ये इस डायनेस्टी की पूरी कहानी बयां कर देती है। इसकी क्रूर और अस्थिर फितरत, अलाउद्दीन को छोड़कर हर बड़े शासक का अंत कितना हिंसक हुआ। हाँ, ये सच है कि खिलजी वंश ने हमें अलाए दरवाज़ा जैसी शानदार इमारतें और अमीर खुसरो जैसी साहित्यिक विरासत दी, लेकिन इस कहानी का जो असली और सबसे बड़ा सबक है वो तो सत्ता की अपनी प्रकृति के बारे में है। तो क्या अलाउद्दीन खिलजी एक दूरदर्शी शासक था या एक क्रूर तानाशाह? और क्या एक अकेले मजबूत इंसान के दम पर बनाया गया साम्राज्य सच में कभी लंबा टिक सकता है? खिलजी वंश की कहानी हमें इन्हीं बड़े सवालों के साथ छोड़ जाती है और सोचने पर मजबूर करती है। नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के एक बहुत ही दिलचस्प और नाटकीय दौर की, तुगलक वंश की। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से ये एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि इस वंश के शासकों की नीतियां, उनके फैसले और उनके जो नतीजे निकले, उन्होंने भारतीय इतिहास पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। अच्छा, अपनी चर्चा शुरू करने से पहले एक सवाल पर गौर करते हैं। दिल्ली सल्तनत का सबसे विवादास्पद यानी कॉन्ट्रोवर्शियल शासक कौन था? इस सवाल का जवाब ही असल में इस पूरी कहानी का दिल है, और इसका जवाब हमें आगे जरूर मिलेगा। तो आज हम तुगलक वंश को कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके संस्थापक की, कि कैसे एक मजबूत शुरुआत हुई। फिर हम आएंगे मोहम्मद बिन तुगलक के उन मशहूर प्रयोगों पर। उसके बाद देखेंगे फिरोज शाह के दौर को, और आखिर में समझेंगे कि इस वंश का पतन कैसे हुआ। और हाँ, अंत में हम कुछ जरूरी तारीखों पर भी नजर डालेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, कहानी शुरू होती है साल 1320 से। इस साल गयासुद्दीन तुगलक ने आखिरी खिलजी शासक को हराया और तुगलक वंश की नींव रखी। तो संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन का शासनकाल था तो सिर्फ 5 साल का, लेकिन काफी असरदार रहा। उसने आते ही बिगड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक किया, रेवेन्यू सिस्टम में सुधार किए और दिल्ली का मशहूर तुगलकाबाद किला बनवाया। लेकिन 1325 में उसकी मौत एक बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुई। एक मंडप के नीचे दबने से उसकी मौत हो गई, और कई इतिहासकार ये मानते हैं कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की एक साजिश थी, जो उसके बाद गद्दी पर बैठा। तो गयासुद्दीन की मौत के बाद उसका बेटा जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से तख्त पर बैठता है, और यही है वो शासक जिसे इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और साथ ही सबसे विवादास्पद चेहरा माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए, वो पढ़ा लिखा भी था और उसकी सोच भी काफी आगे की थी, लेकिन उसका पूरा शासनकाल उसकी बड़ी बड़ी योजनाओं और उनकी भयानक विफलताओं के लिए ही जाना जाता है, और यही बात उसे इतिहास में इतना दिलचस्प बनाती है। चलिए, उसकी कुछ बड़ी योजनाओं और उनके नतीजों पर एक नजर डालते हैं। उसकी 2 योजनाएं तो ऐसी हैं जिनसे एग्जाम में बार बार सवाल आते हैं। पहली, राजधानी बदलना, और दूसरी, सांकेतिक मुद्रा चलाना। 1327 में उसने सोचा कि राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले जाया जाए, जिससे उसने दौलताबाद नाम दिया। सोचा कि ये साम्राज्य के बीच में है, लेकिन यह फैसला पूरी तरह से गलत साबित हुआ और लोगों को बहुत तकलीफ हुई। फिर 1329 में उसने तांबे के सिक्के चला दिए, जिनकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर रख दी। नतीजा, लोगों ने घर घर में नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। आखिरकार दोनों ही योजनाएं वापस लेनी पड़ी।
और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। इन दो बड़ी विफलताओं के अलावा उसने दोआब जैसे उपजाऊ इलाके में टैक्स बढ़ा दिया, जिससे किसान भड़क गए और विद्रोह कर दिया। उसकी विदेश नीतियां भी बहुत महंगी साबित हुईं और कभी कामयाब नहीं हो पाईं। इन सब वजहों से उसके पूरे शासनकाल में लगातार विद्रोह होते रहे और सल्तनत अंदर से कमजोर होती चली गई। अच्छा, इस दौर के बारे में हमें इतनी जानकारी मिलती कहाँ से है? इसका एक बड़ा स्रोत है मोरक्को का मशहूर यात्री इब्न बतूता। वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और उसे काजी यानी जज भी बनाया गया। उसकी किताब रिहला उस समय के समाज और प्रशासन का आंखों देखा हाल बताती है, जो हमारे लिए एक बहुत ही कीमती दस्तावेज है। मोहम्मद बिन तुगलक के उथल-पुथल भरे शासन के बाद 1351 में गद्दी पर बैठता है उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, और उसने अपने भाई से बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। उसने लड़ाई झगड़े और नए नए प्रयोगों को छोड़कर शांति और साम्राज्य को मजबूत करने पर ध्यान दिया। फिरोज शाह को इतिहास में एक महान निर्माता के तौर पर याद किया जाता है। उसने खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए नहरों का एक पूरा जाल बिछवा दिया, फिरोजाबाद जैसे कई नए शहर बसाए, बहुत सारे अस्पताल, मदरसे और मस्जिदें बनवाईं। उसका सीधा साधा मकसद था साम्राज्य को मजबूत करना और लोगों की भलाई के काम करना। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी था। फिरोज शाह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने शरिया यानी इस्लामी कानून को बहुत सख्ती से लागू किया। उसने गैर मुसलमानों पर जजिया नाम का एक धार्मिक टैक्स भी लगाया, और हां, उसके शासन में दासों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 1388 में फिरोज शाह की मौत हो गई, और बस यही से वंश का पतन बहुत तेजी से शुरू हुआ। उसके बाद जो भी शासक आए वे बहुत कमजोर थे। अमीरों और दरबारियों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया और सल्तनत की जो केंद्रीय शक्ति थी वो लगभग खत्म हो गई। और इस कमजोर हो चुकी सल्तनत पर जो आखिरी और सबसे घातक चोट की वो हुई 1398 में। इस साल मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने दिल्ली पर हमला कर दिया। तैमूर की सेना ने दिल्ली में जो तबाही मचाई वो भयानक थी। भारी लूटपाट और कत्ले-आम हुआ। इस एक हमले ने तुगलक सल्तनत की कमर ही तोड़कर रख दी। उसकी बची खुची ताकत और इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिल गया, और इसके पतन की रफ्तार और भी तेज हो गई। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो तुगलक वंश के पतन के मुख्य कारण क्या थे? ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। पहला, मोहम्मद बिन तुगलक की असफल नीतियां। दूसरा, लगातार होते विद्रोह। तीसरा, फिरोज शाह के बाद आए कमजोर उत्तराधिकारी। और चौथा और सबसे अहम, तैमूर का विनाशकारी हमला। इन सब ने मिलकर एक ऐसी प्रशासनिक अस्थिरता पैदा की जिसने इस वंश का अंत कर दिया। चलिए अब आखिर में इस पूरे अध्याय की कुछ सबसे जरूरी तारीखों पर फटाफट एक नजर डाल लेते हैं, जो आपको रिवीजन में बहुत मदद करेंगी। इस टेबल में देखिए, सारी मुख्य घटनाएं एक क्रम में हैं। 1320 में वंश की स्थापना हुई, 1327 में राजधानी बदली गई, 1398 में तैमूर का हमला हुआ, और आखिरकार 1414 में इस वंश का पूरी तरह से पतन हो गया, जिसके बाद सैयद राजवंश ने दिल्ली की सत्ता संभाली। नमस्कार। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे अध्याय की जो चला तो सिर्फ 37 साल, लेकिन उसने आने वाले समय की दिशा पूरी तरह से तय कर दी। आज हम समझेंगे सैयद राजवंश की कहानी, जो दो बड़े शक्तिशाली राजवंशों के बीच एक बहुत जरूरी कड़ी थी। जरा सोच कर देखिए, दिल्ली पूरी तरह लुट चुकी है, सल्तनत बिखर चुकी है। ऐसे में कौन था वो जिसने इस भयानक अराजकता के बीच एक नए राजवंश की नींव रखी? यही सवाल है जो हमें सैयद राजवंश की शुरुआत तक ले जाता है। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले तैमूर के बाद दिल्ली के हालात को देखेंगे, फिर चारों सैयद शासकों को एक एक करके जानेंगे, उसके बाद उनके साम्राज्य के पतन का विश्लेषण करेंगे, और आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें दोहराएंगे। देखिए, किसी भी राजवंश को समझने के लिए उसकी बुनियाद को जानना बहुत जरूरी होता है, और सैयद राजवंश की नींव वो उस तबाही पर रखी गई थी जो तैमूर ने दिल्ली में मचाई थी। 1398 में तैमूर के हमले के बाद और 1414 में सैयद राजवंश की स्थापना से पहले ये जो बीच के 16 साल थे ना, वो दिल्ली के लिए राजनीतिक उथल-पुथल से भरे हुए थे। कोई मजबूत सेंट्रल पावर थी ही नहीं, और इसी खालीपन को भरने के लिए खिज्र खान सामने आए। अच्छा, एक सवाल उठता है कि इस राजवंश का नाम सैयद ही क्यों पड़ा? देखिए, सैयद का मतलब होता है पैगंबर मोहम्मद का वंशज।
तो ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि अपनी धार्मिक और राजनीतिक पहचान को साबित करने का एक जरिया था। यही उनका सत्ता पर सबसे बड़ा दावा था। आइए अब इस राजवंश के चारों शासकों के दौर को देखते हैं। ये एक ऐसे वंश की कहानी है जिसकी ताकत हर नए शासक के साथ बस कम और कम होती चली गई। खिज़्र खान से लेकर आलम शाह तक इन 4 शासकों का सफर ही इस राजवंश के बनने और बिगड़ने की पूरी कहानी कहता है। चलिए एक एक करके इनके दौर को समझते हैं। संस्थापक खिज़्र खान की सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने खुद को कभी सुल्तान घोषित ही नहीं किया। वो खुद को तैमूर के वंश का एक प्रतिनिधि, एक गवर्नर मानते थे। उनका शासन भी सिर्फ दिल्ली और पंजाब के आसपास तक ही सीमित था और उनका पूरा का पूरा समय विद्रोहों को दबाने में ही बीत गया। खिज़्र खान के बाद उनके बेटे मुबारक शाह ने गद्दी संभाली। उन्होंने मुबारकाबाद शहर बसाकर थोड़ी स्थिरता लाने की कोशिश जरूर की, लेकिन उनकी हत्या ने ये साफ कर दिया कि सल्तनत के अंदर साजिशें अभी भी बहुत गहरी थीं। मुबारक शाह के बाद आए मोहम्मद शाह, जो एक बेहद कमजोर शासक साबित हुए। उनके दौर में तो प्रांतीय गवर्नर लगभग आज़ाद ही हो गए और दिल्ली सल्तनत का दायरा सिमटकर बस नाम का रह गया। और फिर आए आलम शाह, जिन्होंने भारतीय इतिहास में कुछ ऐसा किया जो शायद ही किसी सुल्तान ने किया हो। उन्होंने बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपनी मर्जी से अपना सिंहासन छोड़ दिया। वो दिल्ली छोड़कर बदायूं चले गए और इसी के साथ सैयद राजवंश का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। ये स्लाइड इस राजवंश की पूरी कहानी को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ संस्थापक खिज़्र खां हैं, जो मुश्किल हालात में व्यवस्था बना रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं आलम शाह, जो बनी बनाई सल्तनत को छोड़कर चले जाते हैं। ये एम्बिशन के उठने और गिरने की एक बिल्कुल साफ तस्वीर है। तो संक्षेप में कहें तो सैयद राजवंश की शक्ति शुरुआत से ही बहुत मजबूत नहीं थी और हर अगले शासक के साथ ये और घटती ही गई। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? अब हम सिर्फ घटनाओं पर नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों को समझेंगे। आखिर वो कौन सी बुनियादी कमजोरियां थीं जिनके कारण ये राजवंश कभी भी अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाया? उनकी पहली और सबसे बड़ी समस्या थी उनका प्रशासन। उन्होंने तुगलकों की पुरानी कमजोर हो चुकी व्यवस्था को ही चलाए रखा। नतीजा, केंद्र कमजोर होता गया और इक्ता प्रणाली के तहत जो गवर्नर थे वो इतने शक्तिशाली हो गए कि वो दिल्ली के सुल्तान को बस नाम का ही शासक मानते थे। दूसरी बड़ी समस्या थी पैसा। जब साम्राज्य ही छोटा था तो टैक्स भी कम आता था। ऊपर से लगातार जो विद्रोह हो रहे थे, उन्होंने खेती और व्यापार को लगभग ठप कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि शाही खजाना हमेशा खाली ही रहता था। और तीसरी बड़ी कमजोरी थी सेना। अब जाहिर है, जब खजाने में पैसा ही नहीं था तो एक मजबूत सेना कैसे बनती? इसी कमजोर सेना के कारण वे न तो अपने बागी गवर्नरों को काबू कर पाए और न ही जौनपुर, मालवा और गुजरात जैसे नए ताकतवर राज्यों को उभरने से रोक सके। किसी भी राजवंश की ताकत उसकी बनाई हुई इमारतों से भी झलकती है। सैयद राजवंश ने 37 सालों में कोई बड़ी यादगार इमारत नहीं बनवाई। दिल्ली में मुबारक शाह का मकबरा ही उनकी अकेली निशानी है, जो कहीं न कहीं उनकी तंगहाली और अस्थिरता की कहानी भी कहता है। आइए अब उन सभी कारणों को एक साथ जोड़कर देखते हैं जिनसे इस राजवंश का पतन हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये हिस्सा परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पतन के ये 5 मुख्य कारण थे। एक कमजोर नींव, सीमित संसाधन, क्षेत्रीय ताकतों का उदय, कमजोर शासकों का सिलसिला और आखिर में आलम शाह का सिंहासन त्याग देना। इन सब ने मिलकर सैयद राजवंश का अंत तय कर दिया। चलिए अब इस पूरे अध्याय का एक फटाफट रिवीजन करते हैं और उन तथ्यों पर ध्यान देते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सैयद राजवंश का अंत कैसे हुआ? 1451 में आलम शाह के सिंहासन छोड़ने के बाद बहलोल लोदी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और भारत के पहले अफगान राजवंश यानी लोदी वंश की नींव रखी। ये तारीखें परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। 1414 में सैयद वंश की शुरुआत और 1451 में उसका अंत और लोदी वंश का आगाज। इन्हें जरूर याद रखिएगा। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के आखिरी चैप्टर के बारे में, यानी लोदी वंश। ये वो दौर था जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत में एक के बाद एक कई वंश आए। गुलाम, खिलजी, तुगलक,
सैयद और फिर सबसे आखिर में आए लोदी। ये पांचवा और आखिरी राजवंश था। उनका दौर क्यों इतना खास था, चलिए इसी को आज हम गहराई से समझेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पहला अफगान वंश कैसे बना। फिर हम तीनों लोधी सुल्तानों की कहानी देखेंगे। इसके बाद उनके शासन का तरीका क्या था, ये समझेंगे। फिर आएगा सबसे अहम मोड़, बाबर के साथ उनका टकराव। और आखिर में हम देखेंगे कि उनका पतन क्यों हुआ और एग्जाम के लिहाज से क्या-क्या याद रखना जरूरी है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर ये पहला अफगान वंश था क्या और इसकी नींव कैसे पड़ी? तो देखिए, लोदी वंश का समय था 1451 से 1526 तक। अब इसमें सबसे जरूरी बात क्या है, वो ये कि ये दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले पहले अफगान या कहें पठान मूल के लोग थे। इससे पहले जितने भी सुल्तान थे वो तुर्क थे। ये जो इनकी अफगान पहचान थी ना, यही इनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत भी बनी और बाद में जाकर कमजोरी भी। तो अब एक एक करके इन तीनों लोधी सुल्तानों के बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपने अपने दौर में क्या किया। सबसे पहले आते हैं बहलूल लोदी, इस वंश के संस्थापक। इनका टाइम पीरियड था 1451 से 1489। देखिए, जब इन्होंने शुरुआत की तो सल्तनत बिखरी हुई थी, तो इनका पहला काम था सत्ता को जमाना, जो भी विद्रोह हो रहे थे उन्हें दबाना। इन्होंने जौनपुर का जो बड़ा राज्य था उसे भी जीता। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये अपने बाकी अफगान सरदारों के साथ मिलकर चलते थे, उन पर हुक्म चलाने की जगह समझौते से काम निकालते थे। बहलूल के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे सिकंदर लोदी, और सच कहें तो सिकंदर लोदी को इस वंश का सबसे महान, सबसे काबिल शासक माना जाता है। तो सिकंदर लोदी ने क्या क्या किया? उन्होंने कई बड़े काम किए। रेवेन्यू और न्याय के सिस्टम को सुधारा, खेती और व्यापार को बढ़ावा दिया, और जो अफगान अमीर इनके पिता के समय में लगभग बराबर का दर्जा रखते थे, उन पर इन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की। लेकिन जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो है 1504 में आगरा शहर की स्थापना। जी हाँ, वही आगरा जो बाद में मुगलों की राजधानी बना। ये सवाल एग्जाम में बार बार आता है, तो इस तारीख को अच्छे से याद कर लीजिए। ये भी एक दिलचस्प बात है सिकंदर लोधी के बारे में। वो सिर्फ एक खख्त सुल्तान ही नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन कवि भी थे। वो फारसी में कविताएं लिखते थे और उनका तखल्लुस या पेन नेम था गुलरोखी। इससे पता चलता है कि वो कला और साहित्य के भी बड़े शौकीन थे। और फिर आते हैं आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी। इनका दौर काफी मुश्किलों भरा रहा। हुआ ये कि इन्होंने अपने दादा और पिता से उलट सारी ताकत अपने हाथ में रखने की कोशिश की। इससे जो बड़े बड़े अफगान सरदार थे वो इनसे नाराज हो गए, जैसे पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी। यही नहीं, मेवाड़ के राणा सांगा जैसे बाहरी दुश्मनों से भी इन्हें लड़ना पड़ा। तो चारों तरफ से मुश्किलें थीं। तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं। कहानी शुरू हुई संस्थापक बहलोल लोदी से, फिर उसे ऊंचाइयों पर ले गए सिकंदर लोदी, और आखिर में इब्राहिम लोदी के समय विद्रोहों की वजह से वंश कमजोर पड़ने लगा। तो ये तो थे सुल्तान। अब चलिए देखते हैं कि इनका राज का चलता कैसे था। अब बात करते हैं लोदी शासन की बनावट की, मतलब उनके गवर्नेंस सिस्टम की। तो मोटे तौर पर देखें तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन इक्ता सिस्टम पर ही चल रहा था, जो सल्तनत में पहले से था। मिलिट्री में घुड़सवार सेना सबसे अहम थी। इकोनॉमी पूरी तरह से खेती पर निर्भर थी। और हाँ, आर्किटेक्चर में भी इनका एक खास स्टाइल था, जैसे दोहरे गुंबद का इस्तेमाल इन्होंने शुरू किया। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। इब्राहिम लोदी के राज में जो अंदरूनी कलह चल रही थी, उसने एक बाहरी ताकत को हमला करने का मौका दे दिया, और वो ताकत थी बाबर। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली के सुल्तान की इतनी बड़ी सेना एक बाहर से आई छोटी सी फौज से कैसे हार गई? आखिर ऐसा क्या था बाबर के पास? तो यहाँ देखिए, मामला था क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी का। एक तरफ थी लोदी की सेना, संख्या में बहुत विशाल, पारंपरिक घुड़सवार सेना, लेकिन उनके पास तोपें या बंदूकें नहीं थीं। दूसरी तरफ थी बाबर की सेना, छोटी थी पर कहीं ज्यादा अनुशासित, और सबसे बड़ी बात, उनके पास उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी, तोपखाना। तो बाबर की जीत का फॉर्मूला क्या था? दो चीजें। पहली, तोपखाना। तोपों का ऐसा इस्तेमाल लोदी की सेना ने पहले कभी नहीं देखा था। और दूसरी, तुलुगमरण नीति। ये एक खास तरीका था दुश्मन को किनारों से घेर कर उस पर हमला करने का।
इन दोनों चीजों के सामने लोदी की विशाल सेना टिकी ही नहीं पाई। और फिर 1526 में वो हुआ जो होना था, पानीपत की पहली लड़ाई। इस जंग में इब्राहिम लोदी मैदान में ही मारा गया और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और हिंदुस्तान में एक नए साम्राज्य की शुरुआत हुई, मुगल साम्राज्य। चलिए, तो अब सब कुछ समेटते हैं और देखते हैं कि लोदी वंश के पतन के असल कारण क्या थे। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हिस्सा है। तो इनके पतन के कारणों को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक थे अंदरूनी कारण, जैसे अफगान अमीरों की नाराजगी, इब्राहिम लोदी का कमजोर शासन और लगातार होते विद्रोह। और दूसरे थे बाहरी कारण, जिसमें सबसे बड़ा था बाबर का हमला। लोदी सेना के पास आधुनिक हथियारों की कमी और बाबर की बेहतर मिलिट्री स्ट्रैटेजी। अब अगर आपको फटाफट रिवीजन करना हो तो ये 3 तारीखें जरूर याद रखिएगा। 1451 जब लोदी वंश शुरू हुआ, 1504 जब सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया और 1526 पानीपत की पहली लड़ाई और दिल्ली सल्तनत का अंत। तो जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। सोचिए, अगर इब्राहिम लोदी ने भी तोपों और बंदूकों जैसी नई टेक्नोलॉजी को अपना लिया होता, तो क्या पानीपत की लड़ाई का नतीजा कुछ और होता? क्या तब भी हिंदुस्तान में मुगल दौर की शुरुआत होती? इतिहास ऐसे ही क्या होता अगर से भरा पड़ा है।